नेक्स्ट, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट एंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशंस, राज्यों का पुनर्गठन और राज्य पुनर्गठन आयोग। तो भारत एक संघीय राज्य है, आपको पता है। जो भारत एक संघ है वो राज्यों से मिलकर बना है। उसके तहत राज्य सरकारी होगी, यह तो संविधान में निर्धारित किया गया था। लेकिन ये राज्य किस आधार पर बनेंगे, ये प्रश्न उठा था। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर दैट इंडिया वुड बी a union of state with each state having its own government, but the question was, on what basis should these states be formed? The British has divided their India empire into administrative provinces. Madras, which included part of present-day Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka and Kerala, and Bombay, which included region where people spoke Marathi, Gujarati, Kannada, Konkani and other language. In addition, there were princely kingdom whose subjects also spoke different languages. For example, the Nizam of Hyderabad state, where people spoke Urdu, तेलुगु, मराठी एंड कन्नाडा। तो इसमें ये बताया गया है कि जो हमारा साम्राज्य है उसको कई प्रशासनिक प्रांतों में बांटा गया। जैसे मद्रास है, उसके अंतर्गत आज तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल के भाग आते थे। वैसी मुंबई है जिसमें मराठी, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी आदि भाषाएं बोली जाती थी। इसके अलावा राजाओं के पास भी कई रियायतें थी। यहाँ भी कई भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। जैसे हैदराबाद के निजाम राज्य में उर्दू, तेलुगु, मराठी, कन्नड़ भाषा बोली जाती थी, है ना। कन्नड़ भाषा बोली जाती थी। देयर वर प्रिंसली किंगडम हु सब्जेक्ट्स आल्सो स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल द निजाम ऑफ हैदराबाद स्टेट, है ना। तो हैदराबाद में मुस्लिम लोग ज़्यादा हैं, तो वहाँ उर्दू भाषा बोली जाती है कुछ भागों में तेलुगु और कन्नड़ बोला जाता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के समय के बाद से प्रमुख राज्य क्या रही है, क्षेत्रीय भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, यह मांग उठी। भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठी। द मेजर डिमांड ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट वाज दैट स्टेट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन बेसिस ऑफ द dominant religion language. At that time, people speaking the same language who lived in different provinces and princely state were demanding their own state. A major demand in 1970, the Congress Party announced that it would recognize the state on a linguistic basis once the country gained independence. The party had already set up the regional units on linguistic basis, but once India gained independence in 1947, the biggest corners was to maintain the unity of country after the Taruma of bifurcation on a religious बेसिक। तो एक भाषा बोले जाने वाले जो राज्य के भागों में बटे हुए थे वे एक राज्य बनाना चाहते थे, है ना। तो 1917 से ही कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की थी। वो अड़े हुए थे इस बात पे कि आज़ादी मिलने के बाद भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करेगी, है ना। एक मांग होता है, उसमें क्या होता है कि चुनाव के समय उन लोग अपना बात रखते हैं। तो कांग्रेस ने बात रखी थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करेगी। कांग्रेस की अपनी क्षेत्रीय भाषा इकाइयाँ भी भाषाई आधार पर गठित हुई थी, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस नेताओं की सबसे प्रमुख चिंता क्या थी, देश को एक बनाए रखना था, है ना। ऐसे में क्या होगा, राज्य अपना ही विकास करना चाहेगा, देश की चिंता कम करेगा। तो नेताओं की एक प्रमुख चिंता हो गई, क्योंकि उस समय देश धर्म के आधार पर विभाजन से गुजर रहा था। उनको लगने लगा कि इस समय देश में एकता की भावना की जरूरत है, न कि भाषा के आधार पर आपसी वैमनस्य। वे इस सवाल को कुछ समय के लिए टालना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इस विभाजनकारी ताकतें बहुत होगी
और एक एक करके देश कई क्षेत्रीय प्रशासनिक विभागों में बढ़ जाएगा, जिसके बीच में तालमेल बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। इसलिए उन लोगों में एक चिंता का विषय बन गया था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। संविधान सभा ने 1948 में भाषाई राज्य पर एस के दर के एक नेतृत्व में आयोग की स्थापना की। दर आयोग ने इस समय इस मांग को उठाने के लिए अपनी राय दी, क्योंकि इससे राष्ट्रीय एकता को खतरा और प्रशासन को असुविधाजनक स्थिति का सामना करना पड़ सकता था। लेकिन देश के विभिन्न इलाकों में भाषाई राज्य स्थापित करने के लिए विशेषकर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में व्यापक जन आंदोलन चलाए गए, है ना। तो सबसे पहले महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में दो राज्यों ने अपने आप को अलग करने का चाहा। फिर 1952 में तेलुगु भाषी स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्री रामलुलु ने भी आंध्र राज्य के समर्थन में आमरण अनशन शुरू कर दी। तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि हर राज्यों ने अपनी अपनी मांग उठाते गई। लगातार 58 दिनों तक अपनी मांग पर डटे रहने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। फिर उनकी मृत्यु होने के बाद क्या हो गया, वहाँ के लोगों में हिंसा हो गई, है ना। द गवर्नमेंट वॉज फोर्स टू कंसेट टू डिमांड ऑफ द पीपल एंड द न्यू स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वॉज क्रिएटेड इन अक्टूबर 1953। तो उनके मारे जाने के बाद हिंसा हुई, तो पुलिस फायरिंग में बहुत सारे लोग मारे गए। इस घटना के बाद आखिरी में गवर्नमेंट को झुकना पड़ा और उन्होंने आंध्र प्रदेश की मांग को मान लिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 1953 में आंध्र प्रदेश भी अस्तित्व में आ गया। इसके साथ ही मद्रास प्रांत का शेष इलाका तमिल भाषी राज्य बनाया गया। एक अलग राज्य गठन के बाद आंध्र प्रदेश की सफलता ने अन्य समूहों को पुरजोर तरीके से अपनी मांग को पेश करने के लिए उकसाया। अब देखते हैं कि एक जगह आंदोलन होता है तो बाकी लोग भी अपनी मांग उठाना चालू कर देते हैं। तो आंध्र प्रदेश को देखकर बाकी लोगों ने भी यही किया। तो भाषा के आधार पर राज्य बनाने में भी कई कठिनाइयाँ थी, है ना। क्या कठिनाइयाँ थी, किसी भाषा का क्षेत्र कहाँ समाप्त होता है और कहाँ से शुरू होता है यह तय करना कठिन था। रीऑर्गेनाइज स्टेट ऑन ए लिंग्विस्टिक बेसिक वाज नॉट इजी टेक। In many regions, several languages were spoken, so it was difficult to demarcate where an area speaking one language ended and where an area speaking another language began. तो अपन नहीं कर सकते हैं कि कहाँ से कौन सी भाषा बोलने जाने वाले लोगों का क्षेत्र है। There was also question of the status of the minority language in a linguistic state. In addition, cities like Madras and Bombay had residents speaking many different languages and major investment made by industrialists from other regions. Which states should these cities belong to, or should they be created as separated city state? हर क्षेत्र में कई भाषाएं बोली जाती थी। किसे राज्य बनाने का अधिकार बनाया जाए, किस आधार पर राज्य बनाए। कुछ अल्पसंख्यक भी होते थे, है ना। तो मद्रास और मुंबई जैसे शहर थे जिनमें कई भाषाएं बोली जाती थी। हमने देखा है कि कोंकणी, मराठी और यहाँ तेलुगु, तमिल और दूरदराज के उद्योगपतियों में ने निवेश किया था। इन महानगरों को किस राज्य का माना जाए, क्या फिर उन्हें स्वतंत्र नगर राज्य बनाना चाहिए। बहुत सारे क्षेत्र में हिंदी बोले जाने वाले लोग भी थे, मगर वास्तव में लोग छत्तीसगढ़ी, बुंदेली, भोजपुरी, अवधी, हरियाणी आदि भाषाएं बोलते थे, है ना। क्या इन्हें भी अलग राज्य बनाना चाहिए। जैसे आदिवासी अंचल है उसमें झारखंड क्या करे। यह प्रश्न बहुत ही सुलझाने वाले थे और उनको लेकर व्यापक आंदोलन शुरू हो गया। तो क्षेत्रीय भाषा भी बोली जाती थी और मेन भाषा भी बोली जाती थी। तो किस आधार पर राज्यों का बंटवारा करे, राज्य को अलग करे, इसमें सोचने के लिए सरकार को बहुत विवश होना पड़ा था। और आखिरी में उन्होंने एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, जिसे हर इस तरह की मांगों की समीक्षा करके अपनी सिफारिशें सौंपनी पड़ती थी। तो राज्य को कुछ शर्तें दी गई, तब आपको अलग राज्य बनाएंगे ऐसा कहा गया। उन शर्तों को मानने पर ही राज्य अलग किया गया। तो इसके लिए एक पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। आयोग ने सिफारिश की कि 1955 में एक मोटे तौर पर मान लिया कि
राज्यों के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। अंततः भारत के राज्यों को प्रादेशिक भाषा के आधार पर गठित किया गया। हम देखते हैं प्रदेश में जो भाषा बोली जाती है उसके आधार पर गठन किया गया। जैसे हमारा छत्तीसगढ़ में यहाँ छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, तो इसलिए छत्तीसगढ़ पड़ा इसका नाम, है ना, तो इसको अलग से बनाया गया। तो कांग्रेस के राष्ट्रवादी नेताओं की चिंताओं के विपरीत भाषाई आधार पर राज्य बनाने से भारत का विघटन नहीं हुआ, बल्कि राष्ट्रीय एकता को बल मिला, है ना, क्योंकि विभिन्न भाषा बोले जाने वाले ने अपने देश में एक अलग जगह बनाई। अपन कह सकते हैं कि हम छत्तीसगढ़ के हैं, है ना, और उन्होंने अपनी भाषा और संस्कृति को विकसित करने का मौका पाया। अलग स्टेट बनने से एक फ़ायदा है कि उनको अपनी संस्कृति जो अपनी भाषा है उसको वो आगे बढ़ाते हैं, है ना। अब नेक्स्ट इसी का है प्लान्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट बताऊंगी प्लान्ड डेवलपमेंट, योजनाबद्ध विकास। किसी भी जगह का विकास कब संभव हो सकता है? जब योजना बनाई जाए। प्लान से कोई काम करने से प्लानिंग होना चाहिए, तब वो कार्य अच्छे से होता है, डेवलप दिखता है। विथिन 2 months आर adopting the new constitution, a planning commission was set up to guide the country's economic development। तो नए संविधान के लागू होने के 2 महीने के भीतर ही योजना आयोग का गठन किया गया, जिसे भारत के आर्थिक विकास के लिए योजना बनाना था, है ना। भारत को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, अर्थव्यवस्था पर फोकस किया गया। इसके लिए योजना आयोग का गठन किया गया। जवाहरलाल नेहरू फेवर्ड प्लान्ड डेवलपमेंट। जवाहरलाल नेहरू भी योजनाबद्ध विकास के पक्षधर थे। किसी भी चीज़ का प्लानिंग से काम करोगे तो अच्छा रहेगा, सक्सेस होता है उसमें, है ना। ही बिलीव डैट द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड टेक कॉन्क्रीट स्टेप टू डेवलप द कंट्री इकोनॉमिकली एंड सोशलिजी। वे मानते थे कि केंद्र सरकार को आर्थिक विकास के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। योजना आयोग ने 5 वर्षीय योजनाओं का प्रस्ताव रखा। अभी भी हम जानते हैं कि 5 वर्षीय योजना बनाना पड़ता है। उसमें आप 5 वर्षों में देश के लिए क्या क्या काम करोगे, कितना डैम बनाओगे, क्या सड़क बनाओगे, कितना अस्पताल बनाओगे, है ना, शिक्षा पर कितना ध्यान दिया जाओगे, ये सब की योजनाएं 5 साल के अंतर्गत आपको करना पड़ता है। तो सरकार ने 5 वर्षीय योजना, द प्लानिंग कमीशन प्रपोज 5 year plans फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, opting for a mixed economy in which the public and private sector would join hands to develop the country। तो इसमें जो योजना आयोग ने प्रस्ताव रखा उसमें विकास के लिए एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी, जिसमें शासकीय और निजी क्षेत्रों को मिलकर काम करना था, है ना। जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी सरकार के साथ मिलकर काम कर सकती है, सरकार अलग से भी काम कर सकती है और निजी क्षेत्र में अलग से काम किया जा सकता है। जैसे भी रिलायंस है ना, वो अपना अलग से योजना चला रहा है। तो इसमें दोनों को अधिकार दिया गया है, प्राइवेट सेक्टर को भी और सरकार ने भी कुछ अपने पास रखा। तो 5 वर्षीय योजना है, उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान एग्रीकल्चर पर दिया गया। द फर्स्ट 5 year प्लान फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट with large dams and irrigation canals being constructed and community development programs। तो कृषि पर ध्यान दिया गया, क्योंकि हम कृषि क्षेत्र में बहुत बिछड़े हुए थे। हमको पता है कि आय का सबसे बड़ा साधन क्या है? कृषि, क्योंकि कृषि से हमें रॉ मटेरियल मिलता है ना। इसके लिए विशाल बांध, नहरों का निर्माण, ग्रामीण स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित किया गया। किंतु कृषि का विकास अपेक्षा से कम रहा, जिसके कई कारण थे, है ना। हमारा जो एग्रीकल्चर पिछड़ने के कई कारण थे, जैसे हमारे में ज्ञानता की कमी पाई गई थी, खेती के पर्याप्त उपकरण हमारे पास नहीं थे, रासायनिक खाद आदि नहीं थे, है ना। इसके कारण सुधारने में हमको टाइम लगा। भूमि सुधार की गति धीमी गति थी। दूसरा महत्वपूर्ण उद्योगों का कम होना, जिनसे खेती के लिए उपकरण, रासायनिक खाद आदि मिल सके। ये सब कहाँ से बनता है? इंडस्ट्री से बनता है ना। तो हमारे इंडस्ट्रीज़ की कमी पाई गई थी, इसलिए खेती के उपकरण नहीं मिल पा रहे थे। ग्रामीण बेरोजगार को रोजगार मिले, इसके 2 मुख्य कारण थे, ठीक है। तो इसमें प्लान बनाया गया कि कृषि को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। अब इसी में आ रहा है, इन द सेकेंड 5 year प्लान द फोकस शिफ्टेड टू इंडस्ट्रियलिज्म
with the government playing a leading role in the developing heavy industries, आयरन एंड स्टील। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना हमारे यहाँ लागू हुई थी 1956 से 1961 के बीच में। तो इसमें माना गया कि देश की प्रथम प्राथमिकता औद्योगिकरण हो, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज बनाया जाए जिसमें शासन की विशेष भूमिका हो। जैसे भारी उद्योग क्या था, लोहा इस्पात, मशीन उत्पादन, बिजली, रेलवे, परिवहन आदि का जो विकास है वो शासन अपने पास रखे, है ना। मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। द प्राइवेट सेक्टर वाज एक्सपेक्टेड टू डेवलप स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज। तो दूसरी तरफ मंझोले और छोटे उद्योगों में निजी क्षेत्र की भागीदारी स्वीकार की गई। छोटे उद्योग को निजी क्षेत्र को दिया गया। तो योजनाकार का क्या मानना था कि औद्योगिक विकास से कृषि क्षेत्र में रोजगार का भार कम होगा, लोग शहरों में आकर कारखानों में काम करेंगे। औद्योगिक विकास से सेवा क्षेत्र का भी विकास होगा। योजनाबद्ध औद्योगिक विकास से देश में औद्योगिकरण के लिए बुनियाद तो बनी, मगर इससे देश की गरीबी दूर नहीं हुई, है ना। किसी भी चीज़ को अपन को सुधारने में टाइम लगता है, तो धीरे धीरे सरकार प्रयास तो कर रही थी, पर इसमें हमारी जो गरीबी है वो दूर नहीं हो रही थी, है ना। प्लान्ड डेवलपमेंट did help create a base for industrial development in India, but it did not help in observing the unemployment or lowering poverty to the extent visualized in plan. That is why a special program was taken up a decade of the 1970 aggregated poverty and generate jobs. Will you learn more about this invites in economics chapter? तो हमने पढ़ा था 1970 के दशक से देश में गरीबी उन्मूलन और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए थे, है ना। और आगे हम इकोनॉमिक्स चैप्टर है उसमें आपको ये सब बताएंगे कि देश की गरीबी और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत में शासन न केवल एक लोकतांत्रिक और विकेंद्रीकृत राज्य का निर्माण किया, बल्कि सामाजिक बदलाव और आर्थिक विकास का भी बीड़ा उठाया। इन प्रयासों ने हमारे देश के राजनीतिक और शासकीय ढांचों पर गहरा प्रभाव छोड़ा, है ना। थर्स द आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट डिड नॉट फोकस ओनली ऑन प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक एंड डिजिटलाइजेशन गवर्नमेंट बट, तो भारत शासन ने विकेंद्रीकरण किया, राज्यों का केंद्र को बांट दिया, वो विकेंद्रीकरण कहलाता है। और समाज में बदलाव लाया, उन्होंने आर्थिक विकास का भी बीड़ा उठाया। इसका प्रभाव किस पर देखा जाता है, राजनीतिक और शासकीय ढांचों पर। ओके, अब इसी में अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी में क्या आता है, विदेश नीति और पड़ोसों के साथ संबंध। फॉरेन पॉलिसी मीन्स अंतर्राष्ट्रीय फॉरेन पॉलिसी डील्स विथ स्टेबलाइजिंग गुड रिलेशन विथ अदर कंट्री इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। एक देश के द्वारा अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित करने की नीति उसे विदेश नीति कहते हैं। एक देश के साथ दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करना। अ कंट्री फॉरेन पॉलिसी इज शेप्ड बाय इट्स आइडल इंटरेस्ट एंड रिक्वायरमेंट। अक्सर प्रत्येक देश की विदेश नीति उसके आदर्शों, हितों और ज़रूरतों से तय होती है। बिफोर ट्राइंग टू एनालिसिस इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, वी शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल सिचुएशन इन द वर्ल्ड एट द टाइम ऑफ द कंट्री गेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस। तो भारत की विदेश नीति भी उसकी ज़रूरतों और हितों की सुरक्षा का नतीजा है। भारत की विदेश नीति का विश्लेषण करने के पहले यह जानना जरूरी है, जिस समय हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उस समय हमारे देश की राजनीतिक परिस्थितियाँ कैसी थी, है ना। दूसरे देश के युद्ध के बाद जो भारत सहित अन्य देश थे, जिसमें एशिया अफ्रीका के जो ताकत वाले देश कहा रहे थे, वो स्वतंत्र हो गए थे। भारत भी चाहता था कि ये सारे देश एक साथ खड़े हो और एक दूसरे का सहारा ले, ताकि युद्ध ना हो, है ना। अगर युद्ध की स्थिति आती है तो सब एक साथ खड़े हो, ऐसा योजना बनाई गई, है ना।
After the Second World War, India and other countries of the world, especially those under the control of colonial power in Asia and Africa, gained their independence. India wanted all these newly independent countries to stand together and support each other. The world at that time was being divided into two political and military blocks. One was the Western Bloc by the USA and other was the Eastern Bloc led by the सोवियत यूनियन. तो हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ उस समय दो गुट चल रहा था दुनिया में, है ना. दो भागों में बढ़ गया था. एक भाग का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और दूसरे भाग का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था. भारत इस समय गुटबाजी में नहीं पड़ना चाहता था, वो अलग रास्ता चुना था उसने. उस समय परिस्थिति की मांग भी यही कह रही थी, क्योंकि हमें अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत करना था, है ना. तो मजबूत करने के लिए सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, हम दूसरे को सहयोग करें और हमें कोई सहयोग करे. इसलिए वह किसी एक गुट में शामिल नहीं होना चाहता था. वह दूसरे देश के लोगों को भी नहीं मिलाना चाहते थे, है ना. तो भारतीय संविधान ने शांति और सहअस्तित्व में जो भूमिका थी उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया. उन्होंने विश्व शांति चाहते थे पूरे देश में, है ना. इसके लिए जो हमारा नेहरू जी है उन्होंने पंचशील सिद्धांत बनाए थे, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लर्न करेंगे. इन 1954 इंडिया ने एक बनाई थी पॉलिसी, उसमें उन्होंने पंचशील 5 प्रिंसिपल ऑफ पंचशील ये बताया जा रहा है. तो पहले में बताना है म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर, ट्रेडिशनल इंटीग्रिटी एंड स्वॉरेनिटी. मतलब एक दूसरे की क्षेत्रीयता, अखंडता और प्रभुता का सम्मान करना. मतलब सभी देश को सम्मान करना है ना. म्यूचुअल नॉन एग्रीनेशन, एक दूसरे पर आक्रमण ना करना. थर्ड है म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर इंटरनेशनल अफेयर्स, एक दूसरे के अंदरूनी मामले में भी दखल नहीं करना है ना. हर राज्य अपना हिसाब से विकास कर सकता है, अपनी नीति बना सकता है, तो उसमें आपको दखल अंदाजी नहीं करना है. फोर्थ, इक्वलिटी एंड कोऑपरेशन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, बराबरी और परस्पर हितों के लिए सहयोग करना है. आपको किसी के साथ मुसीबत आती है, बाढ़ आता है, भूकंप आता है, तो आपको उसको हेल्प करना है आर्थिक दृष्टि से, है ना. इक्वलिटी एंड कोऑपरेशन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट. लास्ट है पीसफुल को एक्सिस्टेंस, मतलब शांतिपूर्ण सहअस्तित्व. अगर कोई लड़ाई झगड़ा भी हो जाती है, किसी बीच में वाद विवाद भी होना रहेगा, तो आप युद्ध न करके शांतिपूर्ण वार्ता के द्वारा आप किसी बात का समस्या का समाधान कर सकते हो. तो ये फॉरेन पॉलिसी हमारे देश की सभी लोगों ने बहुत अच्छे से सराहा. सब ने सोचा कि ये रास्ता जो अपनाया है भारत ने वो बहुत अच्छा है. तो इसको बाद में भारत ने इसी को ही अपना फॉरेन पॉलिसी बनाया, पंचशील सिद्धांत बनाया. तो 1947 से 1963 तक जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे हमारे यहाँ. तो उन्होंने स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री बने. उन्होंने भी भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध था उसमें सफल नेतृत्व किया भारत का, है ना. उसके बाद उनका आकस्मिक निधन हो गया. उसके बाद इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री बनी, वो भी इन सिद्धांतों का पालन किया. तो 1965 से 1977 तक प्रधानमंत्री पद पर बनी रही. तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत काम आई, है ना.